जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने ग्लोब पर बनने वाली 7 स्थायी वायुदाब पेटियों के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि विषुववृत्तीय क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, अर्थात विषुववृत्तीय क्षेत्रों में सूर्य की सीधी किरणों के कारण वायु का उत्थान होता है। यह वायु विषुववृत्तीय क्षेत्रों से ऊपर उठती है और ऊपरी वायुमंडल में यह वायु पहुँचकर फैलकर यह वायु दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों पर नीचे बैठती है, अर्थात इस वायु का विषुववृत्तीय जो निम्न वायुदाब पेटी से वायु ऊपर उठकर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों पर नीचे बैठती है, अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में वायु का अवतरण होता है और विषुववृत्तीय निम्न वायुदाब पेटी में वायु का उत्थान होता है। साथ ही साथ यह वायु दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों में भी नीचे बैठती है, अर्थात यहाँ भी वायु का अवतरण होता है। इसके बाद हमने देखा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु का उत्थान होता है और यह वायु उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों पर नीचे बैठती है, अर्थात ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर इस वायु का अवतरण होता है। यहाँ अवतरण ये दोनों गोलार्ध में अवतरण हो रहा है। इसके बाद में हमने ग्लोब पर बनने वाली वायु परिसंचरण कोशिकाओं के बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा जो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों के बीच में जो कोशिका बनती है उसको हमने कोशिका नाम दिया था हेडली कोशिका। उसके बाद में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में जो कोशिका बनती है उसको हमने नाम दिया था फेरेल कोशिका। ये भी दोनों गोलार्धों में बनती है, ये है फेरेल। इसके बाद में हमने जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों के बीच में जो कोशिका बन रही है उसको हमने नाम दिया था ध्रुवीय वायु परिसंचरण कोशिका। ये भी दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवीय वायु परिसंचरण कोशिका। अब हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं। आज हम 3 प्रकार की हवाओं के बारे में अध्ययन करेंगे: सनातनी पवनें, सामयिक पवनें, स्थानीय पवनें। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हवाएं चलती कैसे हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विषुववृत्तीय की निम्न वायुदाब पेटी पर वायु का उत्थान होता है और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर वायु का अवतरण होता है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर हाई प्रेशर बनता है और विषुववृत्तीय की निम्न वायुदाब पेटी पर लो प्रेशर बनता है। तो इस हिसाब से हवा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल काम करता है जिसे हम कहते हैं विक्षेप बल। इस बल की खोज जी कोरियोलिस ने की थी। इस कारण इस बल को हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं। कोरियोलिस बल क्या करता है? जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो हवा चलती है उसको कुछ विक्षेपित कर देता है, मतलब ये हवाओं को थोड़ा मोड़ देता है। इस बल का मुख्य यह नियम होता है कि यह उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित करता है। उत्तरी गोलार्ध में जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ हम जैसे मुंह करके खड़े होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवा चल रही है उस तरफ हम मुंह करके खड़े होते हैं। तो यह उत्तरी गोलार्ध में अपने हाथ के दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ हवा को विक्षेपित कर देता है। जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं तो जैसे ये हवा की दिशा हो गई, ये हमारा मुंह हो गया, तो ये हमारा दायां भाग हो गया और ये बायां। तो उत्तरी गोलार्ध में हवा का जो विक्षेपण होता है वह 45 डिग्री के कोण पर दाएं तरफ होता है।
इस हिसाब से हवा की दिशा ये हो जाती है। उसी प्रकार से हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो हवा की दिशा में जैसे हम मुख करके खड़े होते हैं तो हमारी ये दिशा हो गई, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा का जो विक्षेपण होता है वह है बाईं तरफ होता है। इस हेडली कोशिका में जो हवाएं चलती है उपोष्ण उच्चवायु, दोनों गोलार्धों की उपोष्ण उच्चवायुदाब पेटियों के बीच में, उसे हम व्यापारिक पौने कहते हैं। यह है उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौने, यह है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने। सबसे पहले हम स्थायी पौने पढ़ रहे हैं। स्थायी पौनों में पहली है व्यापारिक पौने। अब हम देखते हैं कि इन हवाओं की दिशा, उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो ये व्यापारिक पौने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर गमन करती है। ये दिशा कौन सी है? जैसे हम दिशाओं के बारे में देखें तो नॉर्थ उत्तर, साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गई उत्तर पूर्व, ये हो गई दक्षिण पश्चिम। तो ये व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर गमन करती है। उसी प्रकार से हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने की दिशा देखते हैं तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर यह हवाएं चलती है। तो जो हेडली कोशिका में जो हवाएं चलती है उनको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पौने। और व्यापारिक पौनों की दोनों गोलार्ध में जो दिशा वह अलग अलग है। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौनों की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौनों की दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये मुख्य रूप से ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, तो इन्हें हम पूर्वा भी कहते हैं। ये मुख्य जो दिशा वो जैसे देख सकते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम, वो पूर्वा भी कहते हैं। इसके साथ देखते हैं हम कि व्यापारिक पौनों के द्वारा जो विश्व की जो निम्न वायुदाब पेटी है वहाँ पर पौनों का अभिसरण होता है। अभिसरण का मतलब दोनों ओर से हवाएं आकर मिलती है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौने और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने आपस में आकर मिलती है, तो इसे हम अभिसरण कहते हैं। तो दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पौने आकर मिलती है कौन सी पेटी में? विश्व के निम्न वायुदाब पेटी में। यहाँ वायु हवाओं का क्या होता है? अभिसरण। और अभिसरण के बाद में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, वायु का उत्थान होता है, फिर ऊपर जाकर फैलती है, फैल कर ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर नीचे बैठती है। दोनों गोलार्ध उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर नीचे बैठती है, अर्थात यहाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में वायु का अवतरण होता है और फिर धरातल पर ये क्षैतिज पवनों के रूप में चलती है। क्षैतिज पवनों के रूप में दोनों गोलार्धों में इनकी जो दिशा है वह अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अगले स्थायी पवनें हम देखते हैं जो कि दोनों गोलार्धों में फेरल कोशिकाओं के बीच चलती है। पछुआ हवाएं दोनों गोलार्धों में फेरल कोशिकाओं में चलती है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से लेकर दोनों गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। जैसे हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में उच्च वायुदाब है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में निम्न वायुदाब है। तो हवाएं की दिशा हवाएं मुख्य रूप से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसी हिसाब से हम पहले जो व्यापारिक पवनों के बारे में देखा उसी हिसाब से हम देखते हैं तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पवनें भी उत्तरी गोलार्ध में कोरियलिस बल के प्रभाव के परिणाम स्वरूप यह भी अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। और हमने पहले देखा कि जैसे हम हवाओं की दिशा में मुँह करके खड़े होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ विक्षेपित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ विक्षेपित होती है। तो इस कोशिका में फेरल कोशिका में हम हवाओं की दिशा में मुँह करके खड़े होते हैं तो ये अपना दायां भाग हो गया और ये अपना बायां भाग हो गया, तो ये अपने दाएं तरफ विक्षेपित हो जाएंगे, मतलब इनकी दिशा हो जाएगी ये। मतलब
व्यापारिक पवनों की ठीक विपरीत दिशा हो जाएगी। इन पवनों को हम नाम देते हैं पछुआ पवन। इनकी हम दिशा देखें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ विक्षेपित होती है, तो इनकी दिशा हो जाती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत चलने लगती है। इनको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ। इनकी दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण। यह दोनों गोलार्ध में केवल कोशिकाओं में चलती है। अब देखते हैं कि इन व्यापारिक और पछुआ पवनों के परिणाम स्वरूप जो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है उसमें हवाएं दोनों तरफ चल रही है, मतलब ये इधर चल रही है पछुआ पवनें और इधर चल रही है व्यापारिक पवनें। तो यहाँ पर वायु का क्या हो रहा है, अपसरण, अर्थात जिस स्थान से हवाएं दोनों तरफ चलती है वहाँ होता है वायु का अपसरण, और जिस स्थान पर हवाएं दोनों तरफ से आकर मिलती है वहाँ होता है अभिसरण। अभिसरण की स्थिति हमें विषुवत की निम्न वायुदाब पेटी में देखने को मिलती है, और अपसरण की स्थिति हमें उपोषण उच्च वायुदाब पेटी में देखने को मिलती है। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी में अपसरण के फलस्वरूप फेरल कोशिका में पछुआ पवनें चलती हैं और हेडली कोशिका में व्यापारिक पवनें चलती हैं। दोनों पवनों की दिशा देखिए तो हम व्यापारिक पवनों की ठीक विपरीत दिशा होती है पछुआ पवनों की। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसी प्रकार से हम दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा देखिए तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम ये दिशा, इन दिशाओं में हवाएं चलती है। और दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों के बारे में हम देखें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये हवाएं चलती है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत दिशाओं में हवाएं चलती है। अब हम आगे देखते हैं अगली जो स्थायी पवनें हैं वह है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय कोशिकाओं में चलती है। ये भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें हैं। जैसे कि हम उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो हवाओं की दिशा ये होनी चाहिए, लेकिन विक्षेप बल या कोरियलिस बल के कारण इनकी दिशा बदलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में हम दाएं तरफ विक्षेपित करते हैं तो ये इनकी दिशा होती है ठीक व्यापारिक पवनों के समान। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा क्या थी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय पवनों की दिशा भी ठीक व्यापारिक पवनों के समान हो जाएगी, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम। उसी प्रकार से हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती है, लेकिन विक्षेप बल के कारण ये हवाएं अपने दिशा से विक्षेपित होती है, तो इनकी जो दिशा है वो ठीक व्यापारिक पवनों के समान होती है। मतलब ये अपने दिशा से विक्षेपित होती है, तो उसी जिस दिशा में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें चल रही थी उसी दिशा में दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवीय पवनें चलती है। इनकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम। इन पवनों को नाम देते हैं हम ध्रुवीय पवनें। अब हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर दोनों गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में दोनों प्रकार की पवनें आकर मिलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में उत्तर से ध्रुवीय पवनें और इधर से पछुआ पवनें आकर मिलती है। तो यहाँ पर वायु का क्या होता है, अभिसरण, अर्थात दोनों तरफ से वायु आकर मिल रही है। अभिसरण के फलस्वरूप वायु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऊपर उठती है और उसके बाद में ऊपरी वायुमंडल में ये फैलकर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पर वायु का अवतरण होता है। फिर बाद में अवतरण के बाद में यहाँ उच्च वायुदाब बनता है। उच्च वायुदाब के फलस्वरूप उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर धरातल पर क्षैतिज पवनें चलती है। इन पवनों को हम ध्रुवीय कोशिका में ध्रुवीय पवनें कहते हैं और इधर ये फेरल कोशिका में पछुआ पवनें चलती है।
ध्रुवीय पवनों की उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा होती है वह व्यापारिक पवनों की ठीक समान होती है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। और पछुआ पवनों की दिशा होती है जो व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत या ध्रुवीय पवनों के ठीक विपरीत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। यहाँ उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में हवाओं का अभिसरण होता है। तो ये हमने देखी पृथ्वी पर चलने वाली स्थायी पवनें। इन पवनों को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे स्थायी पवनें, सनातनी पवनें, वैश्विक पवनें, ये पवनें वर्ष भर चलती हैं और संपूर्ण ग्लोब पर इनका क्षेत्र होता है, मतलब संपूर्ण ग्लोब पर ये हवाएं चलती है। इसी कारण से हम इनको सनातनी या वैश्विक पवनें भी कहते हैं। इसके बाद में सनातनी या स्थायी पवनों में सबसे पहले हमने व्यापारिक पवनें देखी। व्यापारिक पवनें हमने देखी दोनों गोलार्ध में हेटली कोशिका में ये पवनें चलती है। इन्हें सन्मार्गी पवनें भी कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने इन्हें सन्मार्गी पवनें भी कहा है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इसके बाद में हमने अगली पवनें देखी पछुआ पवनें। पछुआ पवनों की दिशा व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत होती है। हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। पछुआ पवनों की दिशा जो मुख्य दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पछुआ पवनों के बारे में एक दो महत्वपूर्ण बातें हम और देखते हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की बजाय दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तीव्र होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण, घर्षण बल के कारण इनकी हवाओं की गति कम होती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी गति कम होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इन हवाओं की गति तेज होती है। जल के कारण घर्षण बल का मान कम होता है, तो और इन हवाओं की गति बहुत तीव्र हो जाती है। इसी कारण से इनको 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह बहुत ही तीव्र गति से चलती है। इनको हम गरजता चालीसा कहते हैं। और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें भयंकर पचासा कहा जाता है, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन पवनों को चीखता साठा कहा जाता है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थल के बजाय जल की दिखता है, इस कारण इनकी गति बहुत तीव्र होती है, क्योंकि जल पर घर्षण बल का प्रभाव बहुत ही कम होता है और हवाओं के लिए अवरोध भी बहुत कम होता है। इस कारण इनकी गति बहुत तेज होती है। इनको 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजता चालीसा और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भयंकर पचासा के नाम से जाना। अगली पवनें हमने देखी ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें ये दोनों गोलार्धों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से लेकर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बीच में चलती है, अर्थात ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर दोनों गोलार्ध में चलती है। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर। पछुआ पवनें हमने जैसे पहले देखा, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। दोनों गोलार्ध में ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध की ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये इनकी पछुआ पवनों की दिशा है। उसी के विपरीत ध्रुवीय पवनें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बीच में चलती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। उसी के साथ हमने 3 वायु परिसंचरण कोशिकाएं देखी। सबसे पहले हेडली, जो दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बीच में बनती है और हेडली कोशिका में व्यापारिक फॉर्म में चलती है। दूसरी वायु परिसंचरण कोशिका देखी हमने फेवल कोशिका, जो दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में बनती है। फेवल कोशिका में दोनों गोलार्ध में पछुआ पवनें चलती है। ये उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनें और ये फेवल कोशिका में दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। अगली जो परिसंचरण कोशिका देखी हमने ध्रुवीय परिसंचरण कोशिका। ध्रुवीय परिसंचरण कोशिका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बीच में बनती है। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस कोशिका में दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय पवनें चलती है। उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय पवनें जो व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत व्यापारिक पवनों के ठीक समान और पछुआ पवनों के ठीक विपरीत चलती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवीय परिसंचरण कोशिका तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बीच में बनती है और इनमें ध्रुवीय पवनें चलती है, जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के ठीक समान और दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों के ठीक विपरीत इनकी पवनों की दिशा होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की जो दिशा होती है वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। अब हम देखते हैं मानसूनी पवनें या मौसमी पवनें या ऋत्विक। इन पवनों की जो दिशा है वह मौसम के अनुसार बदलती रहती है। इसी कारण हम इन्हें मानसूनी या मौसमी पवनें कहते हैं। इसको हम ग्लोब पर समझते हैं। सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के समय उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण वायुदाब उच्च पाया जाता है, तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के समय सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें है वह तिरछी पड़ती है। इस कारण तापमान कम और वायुदाब ज़्यादा रहता है, तो उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर बनता है। इस हाई प्रेशर के फलस्वरूप हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। विक्षेपण के कारण हवाओं की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इन्हें हम उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। यह मुख्यतः स्थल से जल की ओर चलती है। इस कारण इनकी जो प्रकृति है वह शुष्क होती है, अर्थात इनसे वर्षा नहीं होती है। दूसरी स्थिति हम सूर्य की दक्षिणायन स्थिति देखते हैं। सूर्य की उत्तरायण स्थिति देखते हैं। उत्तरायण स्थिति के समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है, अर्थात सूर्य की स्थिति लगभग कर्क रेखा के ऊपर सीधी होती है और मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होता है और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के फलस्वरूप वायुदाब कम देखने को मिलता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में लो प्रेशर की स्थिति देखने को मिलती है और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम के कारण वायुदाब उच्च देखने को मिलता है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो उसी प्रकार से हमने पहले देखा कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से हवाएं विक्षेपित होती है। विक्षेपित होकर इन हवाओं की दिशा होती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम।
भूमध्य रेखा पर पहुंचकर ये पौने 90 डिग्री पर विक्षेपित हो जाती है। भूमध्य रेखा को पार करते इन पवनों की दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। ये पवने जल से स्थल की ओर चलती है, इस कारण ये आर्द्रता युक्त होती है और इन पवनों से वर्षा होती है। अर्थात ये पवने ग्रीष्म ऋतु में चलती है और इन पवनों के माध्यम से ही वर्षा होती है। इन्हें हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। और जो पहले हमने देखी वो है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ये स्थल से जल की ओर चलने के कारण शुष्क होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने जल से स्थल की ओर चलने के कारण आर्द्र होती है, अर्थात इनसे वर्षा होती है। अब हम मानसूनी पवनों में अगले पवने हैं दैनिक पवने। दैनिक पवने जिनकी दिशा दिन में बदलती रहती है उन्हें हम दैनिक पवने कहते हैं। इनमें हम मुख्य रूप से दो पवने पढ़ेंगे, अर्थात इनकी दिशा रात और दिन में बदलती रहती है। पहली है इनमें जल समीर। जैसे हम देखते हैं ये स्थल है, ये है जल। दिन के समय स्थल पर सूर्य की किरणें पड़ने से स्थल जल्दी गर्म होता है। अर्थात तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर मतलब वायुदाब निम्न बनता है और सूर्य की किरणों के कारण जल धीरे धीरे गर्म होता है, तो यहाँ पर ताप कम देखने को मिलता है, तो यहाँ वायुदाब उच्च हो जाता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। जल पर तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब देखने को मिलता है और स्थल पर तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब देखने को मिलता है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, अर्थात जल से स्थल की ओर चलती है और स्थल पर आकर ये हवाएं वर्षा करती है और फिर ऊपर उठने से इनसे वर्षा होती है। फिर ऊपर उठकर ये हवाएं वापस ऊपरी वायुमंडल में इन हवाओं के विपरीत दिशाओं में चलते हुए वापस समुद्र पर आकर ये नीचे बैठती है, अर्थात यहाँ इनका वापस अवतरण होता है और फिर वापस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इन्हें हम जल समीर कहते हैं, अर्थात ये जल से तल की ओर चलती है और इनसे वर्षा भी होती है। ये पवने दिन में चलती है। अगली पवन है स्थल समीर, जो कि स्थल से जल की ओर चलती है। रात के समय स्थल पर तापमान स्थल ए भागों से सूर्य पृथ्वी से पाटते विकिरण आकाश की तरफ हो जाता है, तो यहाँ स्थलीय भागों पर तापमान कम देखने को मिलता है। तापमान स्थल पर कम होने के कारण वायुदाब उच्च हो जाता है, तो यहाँ पर जो पहली स्थिति थी उसकी विपरीत स्थिति बन जाती है। तो यहाँ तापमान कम होने के कारण स्थल पर हाई प्रेशर बनता है। जल पर तापमान स्थल की तुलना में अधिक होने के कारण यहाँ वायुदाब निम्न देखने को मिलता है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर अर्थात स्थल से जल की ओर चलती हैं और यह हवाएं शुष्क होती है। फिर हवाएं यहाँ से वापस ऊपर उठकर स्थलीय भागों पर नीचे बैठती है, अर्थात अवतरण होता है। तो ये सर्किल बनता है, इसे हम स्थल समीर कहते हैं, जो स्थल से जल की ओर चलती है। इसके बाद हम घाटी समीर व पर्वत समीर। दिन के समय घाटी में वायु
गर्म होकर ऊपर उठती है और पर्वतों की तरफ चलती है। इसे हम घाटी समीर कहते हैं। घाटी समीर को ही हम एनाबेटिक भी कहते हैं, जो घाटी से पर्वत की ओर चलती है। बता रहे की दिशा होती है, दिशा घाटी से पर्वत की ओर। घाटी में वायु सूर्य के तापमान के कारण गर्म होती है और गर्म होकर वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठकर वायु पर्वतों की तरफ चलती है। इसे हम घाटी समीर कहते हैं। अगली पवन हम देखते हैं पर्वत समीर। घाटी समीर है वह मतलब दिन के समय चलती है, अर्थात दिन में सूर्य के तापमान के कारण ये घाटी की वायु गर्म होती है और गर्म होकर यह ऊपर उठती है, मतलब घाटी से पर्वतों की ओर चलती है। पर्वत समीर रात के समय चलती है। रात को पर्वतों से मतलब पर्वतों के ऊपर जो अधिकतम पार्थिव विकिरण के फलस्वरूप तापमान कम हो जाता है, अर्थात पार्थिव विकिरण के कारण उष्मा का अंतरिक्ष की ओर स्थानांतरण हो जाता है और यहाँ तापमान बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब तापमान न्यूनतम देखने को मिलता है। तापमान कम होने के कारण वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण वायु भारी होती है। भारी होने के कारण वायु ठंडी होकर नीचे बैठती है। तो ये पर्वत से यह है घाटी। तो हवा पर्वत से घाटी की ओर चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत समीर। इनकी दिशा पर्वत से घाटी की ओर, और ये रात के समय चलती है। रात के समय पर्वतों से पार्थिव विकिरण होने के कारण वायु ठंडी होती है और ठंडी होकर वायु भारी होती है। भारी होकर वायु नीचे बैठती है, अर्थात पर्वत से घाटी की ओर हवा चलती है। इन्हें हम कैटाबेटिक पौने भी कहते हैं। पर्वतों से पार्थिव विकिरण अधिक होने के कारण पर्वतों को हम विकिरण खिड़की भी कहते हैं, अर्थात उष्मा का अधिकतम वायुमंडल में स्थानांतरण हो जाता है। इसमें मुख्य कारण है पर्वतों की ऊंचाई अधिक होने के कारण ऊपर बादल, मतलब उष्मा को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं होता, मतलब बादल यहाँ नहीं होते। घाटियों में बादल छाए रहते हैं, इसलिए उष्मा का अधिकतम स्थानांतरण नहीं हो पाता, मतलब उष्मा यहाँ शेष बची रह जाती है। और पर्वतों के ऊपर उष्मा को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं होने के कारण उष्मा का अधिकतम वायुमंडल में स्थानांतरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर वायु भारी होकर नीचे बैठती है। इन्हें हम पर्वत समीर या कैटाबेटिक पौने कहते हैं। अगले पौने हैं स्थानीय पौने। इन पौनों का जो नाम है वह स्थान के हिसाब से दिया गया है, तो इन्हें हम स्थानीय पौने कहते हैं, लोकल विंड्स कहते हैं। इन पौनों में स्थानीय पौनों में सबसे पहले हम गर्म पौने पढ़ते हैं। इनमें हम दो प्रकार के पौने पढ़ेंगे, स्थानीय पौनों में गर्म पौने और ठंडी पौने। सबसे पहले हम देखते हैं गर्म पौने। इन पौनों को हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं चिनूक पवन। चिनूक पवन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी डालों पर चलती है। इन पवनों को हम मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं चिनूक पवन, यह है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत के पूर्वी डालों पर यह पवन चलती है। और इस पवन की प्रकृति कैसी है,
गया। रोकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर ये पवन जैसे जैसे नीचे उतरती है तो इसका तापमान बढ़ता जाता है और यहाँ जमी बर्फ को ये पिघला देती है। बर्फ को पिघलाने के कारण यहाँ घास के चारागाह विकसित हो जाते हैं, अर्थात चिनूक पवन का चारागाहों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और बर्फ को पिघलाने के कारण इसको हम स्नो ईटर या हिमबक्षिणी, मतलब बर्फ को खाने वाली या स्नो ईटर पवन कहते हैं। गर्म पवनों में चिन्हों के बाद में हम देखते हैं फोन। फोन पवन है जो है आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है। इसकी प्रकृति चिन्होक के समान है, मतलब चिन्होक और ये दोनों समान है। ये आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है। चिन्होक की बात ये भी गर्म पवन है। अगले पवन देखते हैं हम जोंडा, जो एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भागों पर चलती है। यह है जोंडा भी चिनूक की समान ही है, मतलब ये जोंडा भी चिनूक की प्रकृति की है। चिनूक भी गर्म प्रकृति की पवन है, जोंडा भी गर्म प्रकृति की पवन है, फोन भी गर्म प्रकृति की पवन है। चिनूक चलती है रोकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर, पवन चलती है आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर और जोंडा चलती है एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर। इसके बाद में देखते हैं हम सांताना यह चलती है अमेरिका के पश्चिमी भागों में, मतलब कैलिफोर्निया के पर्वत श्रेणियों पर चलती है। यह भी चिन्होक के समान ही प्रकृति की है। यहाँ जो सांताना पवन चलती है कैलिफोर्निया के पर्वतों पर, उसी प्रकार से जापान में एक पवन चलती है, उसे हम कहते हैं यामो। इसकी प्रकृति भी इस सांताना पवन के समान ही है। अब तक हमने जो पवनें पढ़ी, चिन्होक गर्म प्रकृति की पवन है, रोकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है। अगली पवन पढ़ी हमने फोन आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है। अगली है जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है। और फिर बाद में हमने सांताना पढ़ी जो कैलिफोर्निया के पश्चिमी पर्वतों पर चलती है। उसके बाद में सांताना के समान ही हमने यामो पवन में की जो जापान में चलती है। अगले पवन देखते हैं अगली पवन है हर्मटन जो अफ्रीका के सारा मरुस्थल में चलती है। ये सारा मरुस्थल से गिनी की ओर चलने वाली पवन है। इसकी प्रकृति भी गर्म है, मतलब ये भी गर्म पवन है। ये सारा पर्वत से गिनी के तट की ओर चलती है। ये गर्म प्रकृति की पवन है और यहाँ मतलब गिन्नी में मतलब भूमध्य के क्षेत्र या समुद्र के आसपास होने के कारण यहाँ आर्द्रता अधिकतम होती है। यहाँ अधिकतम आर्द्रता के कारण यहाँ आर्द्रता युक्त जो मौसम, जिस मौसम में ज़्यादा आर्द्रता होती है वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलती हैं। तो इस कारण से ये यहाँ जो गिन्नी का जो आर्द्र मौसम है उसको शुष्क मौसम में परिवर्तित कर देती है। तो मतलब ये सारा मरुस्थल की ओर से गिन्नी के तट की ओर चलती है। सारा मरुस्थल से चलने के कारण इसकी प्रकृति शुष्क होती है और ये गिन्नी के आर्द्र मौसम को भी शुष्क मौसम में बदल देती है। जो यहाँ मतलब आर्द्रता अधिक होने के कारण बीमारियाँ अधिक फैल जाती हैं। बीमारियाँ अधिक होने के कारण ये पवन यहाँ पर चलती है तो शुष्क मौसम को आर्द्र मौसम को शुष्क मौसम में परिवर्तित कर देती है और यहाँ बीमारियाँ फैलना कम होती है। इस कारण इस हर्मटन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। अर्थात यह मतलब गिन्नी के आर्द्र मौसम को शुष्क मौसम में बदलती है, अर्थात बीमारियों में कमी लाती है। इस कारण इस पवन को डॉक्टर पवन भी कहा। हर्मटन को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस हर्मटन को यूएसए में ब्लैक रोलर कहा जाता है और इस हर्मटन पवन को अरब में सामल के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इस पवन को ब्रिकफील्डर के नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से हर्मटन पवन के ही नाम है। हर्मटन पवन सारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है और गिन्नी के आर्द्र मौसम को शुष्क मौसम में बदलती है। इस कारण इसे हम डॉक्टर हवा भी कहते हैं और
इस पवन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे यूएसए में ब्लैक रोलर कहा जाता है, अरब में इसे शामिल कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसे ब्लैक फिल्डर और न्यूजीलैंड में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। यह पवन गर्म प्रकृति की पवन है और यह गिनने के मौसम को आर्द्र से शुष्क मौसम में बदलती। गर्म पवनों की प्रकृति में अगली पवन है सिराको। सिराको पवन अफ्रीका के सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर से आर्द्रता लेते हुए इटली की ओर चलती है। यहाँ यह इटली में पहुंचकर वर्षा करती है। यहाँ से ये इस सारा मरुस्थल से कुछ रेत के कण इसके साथ चले जाते हैं, भूमध्य सागर से यह आर्द्रता ग्रहण करती है और इटली में वर्षा करती है। इटली में जो सिराको पवन से जो वर्षा होती है उसे हम रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। अर्थात जो वर्षा होती है वो लाल रंग की होती है। यहाँ से इसके साथ मिट्टी के कुछ कण चले जाते हैं और फिर भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके यह वर्षा करती है। तो वहाँ इटली में जो वर्षा होती है वो है लाल रंग की होती है। इसी कारण इसलिए सिराको पवन से जो इटली में वर्षा होती है उसे हम रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। इस पवन को सिराको पवन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्पेन में इसे लेवसे के नाम से जाना जाता है और मोरक्को में इसे लेस्टी के नाम से जाना जाता है। ट्यूनीशिया में इसी सिराको पवन को चिल्ली कहा जाता है। लीबिया में इस पवन को गिबली के नाम से जाना जाता है। मिस्र में इस सिराको पवन को खमसीन के नाम से जाना जाता है। मिस्र में इसको खमसीन के नाम से जाना जाता है। सूडान में इसे हबूब के नाम से जाना जाता है और अरब में इसे सिमोम कहा जाता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। कौन सी पवन है? सिराको पवन, जिसके माध्यम से इटली में रक्त वर्षा होती है। अलग अलग क्षेत्रों में सिराको को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सिराको पवन अफ्रीका के सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर से होते हुए इटली तक पहुंचती है और इटली में वर्षा करती है। इसे हम रक्त वर्षा कहते हैं। इस पवन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्पेन में इसे लेवसे, मोरक्को में लेस्टी, ट्यूनीशिया में चिल्ली, लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसीन और सूडान में हबूब और अरब में सिमोम के नाम से जाना जाता है। अब हम अन्य गर्म हवाएं देखते हैं। इनमें मुख्य है सिस्तान। सिस्तान यह हवा ईरान में चलती है। इसे हम 120 दिन हवा भी कहते हैं। बता दें 120 दिन तक चलती है, इसलिए हम इसको 120 दिन हवा भी कहते हैं। हवा का क्या नाम है? सिस्तान। ईरान में चलती है, इसको हम 120 दिन हवा भी कहते हैं। अगली पवन है गोरिच। गोरिच यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चलती है। मतलब गोरिच पवन का संबंध है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यह भी गर्म प्रकृति पवन है। सिस्तान भी गर्म प्रकृति की पवन है। अभी तक जो पवनें घट रहे हैं गर्म ही प्रकृति की है। अगली पवन है लू। लू लू है, यह पश्चिमी भारत में चलती है। अपना भारत है, पश्चिमी भारत में जो पवन चलती है गर्म, उसे हम लू के नाम से जानते हैं। अगली है काराबुरान। काराबुरान गर्म प्रकृति की पवन है और मध्य एशिया में चलती है। अगली पवन है गर्म प्रकृति की बरग, जो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी भागों में चलती है। तो ये इनके साथ कुछ स्थानीय पवन हमने। इसके बाद में हम देखते हैं ठंडी पवनें। अगली जो पवनें हैं हमारी वो है ठंडी। ठंडी पवनों में सबसे पहले देखते हैं ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड पवन कनाडा और ग्रीनलैंड क्षेत्रों में चलती है। यह एक तरह से तूफानी बर्फीली पवन होती है। इसमें तापमान बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके बाद में अगली पवन है परगा। परगा पवन रूसी टुंड्रा प्रदेशों में चलती है। अर्थात रूसी टुंड्रा प्रदेशों में जो ठंडी पवन चलती है उसे हम परगा कहते हैं। सबसे पहले देखिए ब्लिजर्ड कनाडा और ग्रीनलैंड में, उसके बाद में हमने पवन देखी परगा जो रूसी टुंड्रा प्रदेश में चलती है। उसके बाद में अगले पवन है बुरान। बुरान कैसी है? ठंडी पवन है और यह है साइबेरिया क्षेत्र में चलती है। सबसे पहले देखिए हमने ब्लिजर्ड, उसके बाद में परगा, उसके बाद में बुरान। बुरान पवन ठंडी प्रकृति की है और साइबेरिया क्षेत्र में चलती है। उसके बाद में अगले पवन है मिस्ट्रल।
मिस्ट्रल ठंडी प्रकृति की पवन है। स्पेन और फ्रांस में यह पवन चलती है, ठंडी प्रकृति की पवन है। इसके बाद में अगली पवन है 22 पवन भी ठंडी प्रकृति की पवन है, जो कि फ्रांस में चलती है। उसके बाद में अगली ठंडी प्रकृति की पवन है बोरो और ट्रेमोंटाने, दोनों ही ठंडी प्रकृति की पवन है और इटली के एड्रियाटिक सागर में चलती है। बोरो और ट्रेमोंटाने दोनों ही ठंडी प्रकृति की पवन है। अगली ठंडी प्रकृति की पवन है पंपेरो है दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के पंपास घास मैदानों में। अर्जेंटीना के पंपास घास मैदानों में जो ठंडी पवन चलती है उसे हम पंपेरो के नाम से जानते हैं। ठंडी पवनों में सबसे पहले हमने देखी ब्लिजर्ड, जो कनाडा और ग्रीनलैंड क्षेत्र में चलती है। उसके बाद में हमने देखी परगा पवन, जो रूसी टुंड्रा प्रदेश में चलती है। उसके बाद में हमने बुरान, जो साइबेरिया क्षेत्र में चलती है। उसके बाद में हमने देखी बोरो और ट्रेमोंटाने, जो इटली के एड्रियाटिक सागर में चलती है, दोनों पवनें। उसके बाद में हमने देखी 22 जो कि फ्रांस में चलती है। उसके बाद में हमने ठंडी पवन देखी मिस्ट्रल, जो स्पेन और फ्रांस में चलती है। उसके बाद में हमने ठंडी पवन देखी पंपेरो, जो अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदानों में चलती है। इसके बाद में हमारी ये पवनों का जो टॉपिक है वह पूर्ण होता है। तो साथियों, आज हमने पृथ्वी पर चलने वाली स्थायी, सबसे पहले हमने हवाओं के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हमने स्थायी पवनें देखी। स्थायी पवनों में सबसे पहले हमने व्यापारिक पवनों के बारे में अध्ययन किया। व्यापारिक पवनों के दोनों गोलार्ध में हमने दिशा देखी। उसके बाद में हम पछुआ पवनों के बारे में अध्ययन किया। पछुआ पवनों की हमने दोनों गोलार्ध में हवाओं की दिशा देखी। उसके बाद में हमने ध्रुवीय पवनों का अध्ययन किया और ध्रुवीय पवनों का दोनों गोलार्ध में हमने दिशा देखी। इसके साथ ही हमने 3 वायु परिसंचरण कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हेडली कोशिका देखी। हेडली कोशिका में हमने देखा कि इसमें व्यापारिक पवनें चलती है। उसके बाद में हमने फेवेल कोशिका के बारे में अध्ययन किया। फेवेल कोशिका में हमने देखा कि पछुआ पवनें चलती है। और उसके बाद में हमने ध्रुवीय कोशिका के बारे में अध्ययन किया। ध्रुवीय परिसंचरण कोशिका में ध्रुवीय पवनें चलती है। इसके बाद में हमने पवनों के बारे में और सामान्य जानकारी ली। इसके बाद हमने सामयिक पवनें पढ़ी। सामयिक पवनों में हमने मौसमी और दैनिक प्रकार की पवनें पढ़ी। मौसमी पवनों में हमने मानसूनी पवनें, अर्थात मौसमी पवनों में हमने पढ़ा सबसे पहले उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, जो कि सर्दियों में चलती है। ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती है, इस कारण ये वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाती है। इसके बाद में हमने दूसरे प्रकार की पवनें, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें देखी, जो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इन पवनों से हमें हमारी वर्षा होती है। इसके बाद में हमने 2 प्रकार की दैनिक पवनें पढ़ी। दैनिक पवनों में सबसे पहले हमने जल समीर देखा। जल समीर दिन में चलती है, जो कि जल से स्थल की ओर चलती है। बाद में हमने स्थल समीर देखा, जो कि रात में चलती है और स्थल से जल की ओर चलती है। उसके बाद में हमने दैनिक पवनों में ही घाटी समीर और पर्वत समीर देखा। घाटी समीर घाटी से पर्वत की ओर चलती है। इन्हें हम एनाबेटिक पवनें भी कहते हैं। घाटी समीर दिन में चलती है। दिन में घाटियों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और पर्वतों की तरफ चलती है। इन्हें हम घाटी समीर या एनाबेटिक पवनें कहते हैं। इसके बाद में हमने पर्वत समीर देखी। पर्वत समीर रात के समय चलती है। रात के समय पर्वतों से विकिरण आकाश में चला जाता है, तो पर्वतों पर तापमान बहुत ही कम देखने को मिलता है। इससे वायु ठंडी होती है। ठंडी होकर वायु भारी होने के कारण नीचे बैठती है। तो जो रात को जो पर्वत समीर चलती है उसे हम कैटाबेटिक पवनें भी कहते हैं। इनकी दिशा पर्वत से घाटी की ओर होती है। इसके बाद में हमने स्थानीय पवनें पढ़ी। स्थानीय पवनों में सबसे पहले हमने गर्म पवनें पढ़ी। गर्म पवनों में सबसे पहले हमने चिनूक पवन के बारे में अध्ययन किया। चिनूक पवन रोकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है, जो कि यहाँ पर स्थित बर्फ को पिघला देती है। बर्फ पिघलने से यहाँ चारागाहों का विकास होता है, तो इसे हम सनोइटर या हिमवृक्षनी के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में फोन चिनूक की प्रवृत्ति के समान ही आल्पस पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है। इसके बाद में हमने जोंडा पवन देखा, जो इंडिस पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है।
इसके बाद में हमने सांताना पवन देखी जो यूएसए के पश्चिमी भागों में कैलिफोर्निया के पश्चिमी पर्वत श्रेणी पर चलती है। इसी के समान एक यामो पवन हमने देखी जो जापान में चलती है। इसके बाद में हमने हैमिल्टन पवन के बारे में देखा। हैमिल्टन पवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सागा मरुस्थल के उत्तरी भागों में चलती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, जो सागा से चलने के कारण शुष्क प्रकृति की होती है, जो गिन्नी के आर्द्र मौसम को शुष्क मौसम में बदलती है, अर्थात यहाँ पर होने वाली बीमारियों को कम करती है। इस कारण हैमिल्टन को डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। इस हैमिल्टन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको यूएसए में ब्लैक रोलर कहा जाता है, अरब में से सामल कहा जाता है, यूएसए में से ब्रिक बिल्डर और न्यूजीलैंड में से नोवेस्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में गर्म पवनों के अंतर्गत हमने शिराको पवन के बारे में पढ़ा जो अफ्रीका के सागा मरुस्थल से भूमध्य सागर से होते हुए इटली में वर्षा करती है, जिसे रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। इस शिराको पवन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। स्पेन में लेवसे, मोरक्को में लेस्टी, ट्यूनीशिया में चिल्ली, लीबिया में गिबली, मिस्र में खमशीन, सूडान में हबूब, अरब में सिमून। इसके बाद में हमने काराबुरान पवन देखी। काराबुरान के बाद सिस्तान, गोविच, लू, बर्ग आदि पवनों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम कुछ ठंडी पवनें देखी। ठंडी पवनों में सबसे पहले हमने ब्लिजर्ड देखा जो कि कर्नाटक आइलैंड में चलती है। इसके बाद में मिस्ट्रल देखी, स्पेन फ्रांस में चलती है। इसके बाद में बारिश देखी जो कि फ्रांस में चलती है। इसके बाद में बोरो ट्रेमंटाने देखी जो इटली के एड्रियाटिक सागर में चलती है। इसके बाद में पर्गा पवन के बारे में हमने देखा जो रूसी टुंड्रा प्रदेश में चलती है। इसके बाद में हमने बुरान देखी जो साइबेरिया क्षेत्रों में चलती है। इसके बाद में हमने पंपेरो पवन के बारे में अध्ययन किया जो अर्जेंटीना के पंपास घास मैदानों में चलती है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए